हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 32, जिसमें हम देखेंगे अकबर सतीश चंद्र के जो बुक के आपका है अकबर की रिलेशन किस तरह की थी राजपूत के साथ। वो एक बार अपने एरिया को एक्सटेंशन कर चुके हैं। अब धीरे धीरे वो अपने जितने सारे एक्सटेंशन कर चुके हैं, जितने सारे राजाओं के साथ उन्होंने अलियंस बनाया है या फिर उनको अपने अंदर ला चुके हैं अपने अंडर। तो उनके साथ उनकी रिलेशन किस तरह की थी? वो एक फ्रेंड्स के हिसाब से रहते थे या फिर उनको एक राजा के हिसाब से रूल करना चाहते थे? बहुत ही शानदार राजा थे अकबर। किस तरह से वो राजपूत के साथ रिलेशन रख रहे थे, इसके बारे में हम देखेंगे। विल एग्जामिन अकबर्स पॉलिसी, किस तरह की वो पॉलिसी मेंटेन कर रहे थे, अलियंस कर रहे थे राजपूत लोगों के साथ थ्रू मैरिजेस। रिलीजियस टॉलरेंस किस तरह की थी, और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किस तरह की जो थी, जिसके बदौलत उनको कंसोलिडेट करने में और मुग़ल एम्पायर को एक्सपांड करने में राजपूत स्टेट्स के साथ बहुत आसानी हुई। इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे मुगल राजपूत अलियंस किस तरह से बन रही थी जब हुमायूं थी। हुमायूं की अप्रोच किस तरह की थी? हुमायूं थे, आप लोगों को पता है, वो तो अकबर के पिता थे। तो व्हेन हुमायूं केम बैक टू इंडिया, जब वो इंडिया को वापस आ गए, तो उनके जितने सारे जमींदार थे तभी इंडिया में, उन जमींदार के साथ उनकी जो रिलेशन है उसको स्मूथ करने के लिए, अच्छी खासी करने के लिए उन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशन को चुना। ठीक है, मैट्रिमोनियल मतलब अब जब बड़े बड़े जमींदार की जितने सारे बेटियां होते थे उनसे मैरिज करते थे, या फिर डिफरेंट रूलर्स के बेटियों से मैरिज करते थे, ताकि उनकी रिलेशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल मान के चलिए, जो जमल खान मेवाती थे, उन्होंने कजिन ऑफ हसन खान मेवाती थे, वो एक बहुत बड़ा जमींदार थे इंडिया के तब तब उस वक्त में। तो उन्होंने जब हुमायूं को सबमिट किया, मतलब हुमायूं के पास सरेंडर किया, तो हुमायूं ने क्या किया, उनके एक बेटी थी, उस बेटी को उन्होंने मैरिज किया। और जिसके बाद मैरिड टू यंगर सिस्टर बैराम खान भी एक जमींदार थे, उनके यंगर सिस्टर को भी उन्होंने मैरी किया। तो मैरिज एक ऐसा नहीं था कि हमें एक पत्नी की ज़रूरत है, मैरिज इसलिए था कि एक अलियंस बनाना है दूसरे जमींदार या फिर दूसरे जगह की जो गवर्नर है या फिर रूलर है, उनके जो रूलर होते हैं, पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट स्टेट होती है, इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस की जो इतने सारे रूलर्स होते हैं, उनके साथ एक अच्छी अलियंस बना सके, इसी वजह से मैरिज वगैरह होती थी। तो लेकिन अकबर जब आए, उन्होंने इस जो मैरिज अलियंस पॉलिसी को थोड़ा एक्सपांड किया और इलाबोरेट भी किया। वो किस तरह से? जो भारमल थे, रूलर ऑफ अंबर जो आसपास की एरिया है, लगभग इतना मध्य प्रदेश की आसपास की एरिया है, अंबर, अजमेर, राजस्थान के आसपास। तो ये सारे जो जगह के रूलर थे जिनका नाम था भारमल, उन्होंने भी पर्सनल होमेज दे रखा था अकबर को। होमेज मतलब ईयरली कुछ ट्राइब्यूट देना होगा रूलर को, जिस रूलर के अंडर आप हो, उनको पर ईयर आपको होमेज देना होगा, पर्सनल होमेज। और सीमेंटेड द अलियंस बाय मैरिंग हिज यंगर डॉटर। तो उनके जो भारमल के जो यंगर डॉटर थे, छोटे बेटियां थी, जिनका नाम था हकबा भाई, उन्होंने उनको अकबर के साथ मैरिज कर दिया। तो इस तरह की कुछ एक्सपेंशन उन्होंने किया, उस चीज़ को उन्होंने आगे लेके हुए चला। लेकिन मालेदो, एक पावरफुल रूलर ऑफ जोधपुर में जो रूलर थे उनके नाम था मालेदो, उन्होंने भी उनके जो डॉटर थे जिनका नाम था बई कनक, उनको सुल्तान मोहम्मद, गुजरात के जो सुल्तान मोहम्मद थे, उनको दिया था। डिफरेंट राजपूत अपने आप में भी अलियंस को बढ़ाने के लिए मैरिज की ट्रिक को अप्लाई करते थे। अपने बेटियां या फिर सिस्टर हो गई, तो उनको मैरिज देते थे डिफरेंट राजपूत रूलर को। अनदर एग्जाम्पल मान के चलिए, जैसे कि लाल बाई, और उनके और एक बेटी थी जिनका नाम था लाल बाई, उनको उन्होंने सुर रूलर तब जो थे, इस्लाम शाह सुर, उनको मैरिज दिया था। तो भारमल हैड मैरिड हिज एल्डर डॉटर टू हाजी खान पठान। तो भारमल, उन्होंने एक बेटी को तो दे दिया था अकबर को, और उनके जो बड़ी बेटी थी, जिनका नाम था, बड़ी बेटी को दे दिया था हाजी खान पठान। हाजी खान पठान कौन थे? जब रूलर थे, वर्चुअल रूलर ऑफ अलवर, मतलब इस्लाम शाह सुर के डेथ के बाद जो सक्सेसर होने वाले थे, जिनका नाम था अलवर, जिनका नाम था हाजी खान पठान, जो कि
सूर एम्पायर तभी कंस्ट्रिक्ट हो गया था। इतने मुगल साम्राज्य आने के बाद सूर साम्राज्य जो इंडिया में इतना बड़ा, आपने पढ़ा होगा सूर साम्राज्य के बारे में, एम्पायर के बारे में मैंने बहुत कुछ डिटेल्स में पढ़ा ही हुआ है। अगर आप चाहो तो उस वीडियो के लिंक मैं दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हो या फिर आई बटन में देख के पढ़ सकते हो। तो तभी ये सूर एम्पायर ना रेस्ट्रिक्टेड हो गया कुछ एरियाज़ में मुगल अकबर आने के बाद। तो उनके जो वर्चुअल रूलर थे अलवर की, वो अलवर एरिया में पर्टिकुलरली इस सूर एम्पायर रेस्ट्रिक्टेड हो गया था। उनके जो रूलर थे हाजी खान पठान, उनको भारामल मैरिड अपने जो बड़ी बेटी थी उनको बड़ी बेटी को दिया था और छोटी बेटी को दे दिया था हक्का बाई, ठीक है, अकबर को दे दिया था। तो अब हम देखेंगे अकबर की कौन सी यूनिक ऐसी प्रैक्टिस थी, अप्रोच थी मैट्रिमोनियल अलायंस को लेकर। मैरिज किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की मैरिज को लेकर उनकी अकबर की क्या ख्याल थी, जो अलायंस बनाने वाली थी, बना रही थी ये मैरिज प्रपोजल से। तो प्रीवियस प्रैक्टिस क्या था, मोस्ट ऑफ द मैरिज हैड नॉट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन स्टेबल पर्सनल रिलेशंस बिटवीन द कंसर्न फैमिलीज। तो प्रीवियसली क्या हो रहा था, जब ह्यूमन के टाइम पे भी ये मैरिज अप्रोचेस चल रहा था, तभी भी इस तरह की कंडीशन नहीं हो रहा था कि मैरिज दे दिया तो दोनों राज्यों में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो गए। इस तरह की कुछ भी नहीं था। क्या हो रहा था, जब एक बार लड़कियां चली जाती थी ससुराल, किसी दूसरे रूलर के घर चली जाती थी मैरिज करके, तो वो कभी वापस नहीं आती थी। इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती थी। तो इतना अच्छा खासा रिलेशन भी क्रिएट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अकबर की पॉलिसी आने के बाद क्या हुआ, मैरिज पॉलिसी को वो किस तरह से एक्सटेंड किया। अकबर फॉलोड ए डिफरेंट पॉलिसी, ही गेव कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम टू हिज हिंदू वाइफ्स। वो जो हिंदू लड़कियों को मैरिज करते थे, उनको अपने हिसाब से अपने रिलीजियस फ्रीडम देते थे। अगर कोई हिंदू है, हिंदू गॉड को, डायटी को पूजा करता है, तो वो कर सकता है आगे जाकर, उसको कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं थी। एंड उन्होंने अपने जो उनके जो पेरेंट्स है, जो लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं और जितने सारे रिलेशन में होते हैं, उनको हनर्ड प्लेस, मतलब उनको नोबिलिटी में, अपने जो मंत्री परिषद होता है, उनके कोर्ट में जितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, उनमें नोबिलिटी की पोस्ट देते थे, हॉनर करते थे नोबिलिटी की पोस्ट के साथ। तो देखिए किस तरह की मेंटालिटी के वो इंसान थे। बट अकबर डिड नॉट इंसिस्ट अपन मैट्रिमोनियल रिलेशन एज ए प्री कंडीशन। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक राज्य के साथ हमें अगर रिलेशन अच्छी खासी करनी है तो मैट्रिमोनियल अप्रोच होना ज़रूरी है, किसी के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन में जुड़ना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को वो बिलीव नहीं करते थे, तो उन्होंने इंसिस्ट भी नहीं किया था कभी, ठीक है। जिन्होंने खुशी में दे रखे थे तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया किसी को इस बारे में। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी थी। किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी थी, अगर एग्जांपल देखें, नो मैट्रिमोनियल रिलेशन वर एंटर्ड इनटू द हदास ऑफ रथाम्बर। रथाम्बर में जो हदास कम्युनिटी के लोग, हदास कैटेगरी के जो रूलर थे, उन्होंने कभी मैट्रिमोनियल रिलेशन में नहीं आए अकबर के साथ। येट दे रिमेंड हाई इन अकबर्स फेवर। लेकिन अकबर उन्हें हमेशा फेवर किए थे, हमेशा फेवर की, मतलब एक अच्छी रिलेशन में अकबर उनको रखा था। फिर एक सेकेंड एग्जाम्पल है राव सुरजन हदा, ठीक है। उन्होंने भी उनको गढ़कटंगा के बारे में हमने पढ़ा था। उनके गवर्नर थे, जिन्होंने हमने पिछले एपिसोड में वीडियो में पढ़ा था, जो उनके गवर्नर में वहाँ पे एक लड़की विडो होकर वहाँ पे राज करती थी और बहुत ही मतलब ब्रेवली वो उन्होंने युद्ध लड़ा था। और उसके बाद जब उनको पता चला, वो अकबर को पता चला कि उनको जो गवर्नर है वो इलीगली सब कुछ हड़प करके रखे हुए हैं, तो उन्होंने उनको गद्दी से हटाया और गढ़कटंगा को, जो उनके जो राज्य था, उनको रिस्टोर करवाया, ठीक है। तो वहाँ पे जो राजा थे राव सुरजन हादा, उनको भी उन्होंने गढ़कटंगा के प्लेस में रखा हुआ था, मतलब वहाँ पे चार्ज में दिया हुआ था। और उनको 2000 जो सवार रैंक है, जो सवार और जाट दोनों रैंक था ना उनके टाइम पे, तो उस रैंक में 2000 रैंक में उनको रखा हुआ था प्रमोशन करके। तो इस तरह की उन्होंने, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ मैरिज अलायंस नहीं थी, विदाउट मैरिज अलायंस उस तरह की उन्होंने रिलेशन मेंटेन किया हुआ था। तो रिलीजियस टॉलरेंस को लेकर अकबर की किस तरह की पॉलिसी थी उसको देखते हैं। अबोलिशन ऑफ जिजिया, अकबर ने, उन्होंने क्या किया, राजपूत पॉलिसी वाज कंबाइंड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रॉड रिलीजियस टॉलरेंस। 1564 में अकबर ने जिजिया को अबोलिश किया। जिजिया क्या होती है, जो हिंदू ब्राह्मण कैटेगरी के लोग थे, उन्होंने
उनको रिलीजियस परफॉर्मेंस करने के लिए, रिलीजियस रिचुअल्स बनाने के लिए उनको जिजिया देना पड़ता था, मतलब टैक्स देना पड़ता था, रिलीजियस टैक्स जिसको बोला जाता था। तो ये पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी के लिए ही होती थी, जिसको उन्होंने अबोलिश कर दिया, व्हिच वाज समटाइम्स यूज्ड बाय उलेमा। जो उलेमा नॉन मुस्लिम टू ह्यूमिलेट नॉन मुस्लिम्स, जो नॉन मुस्लिम होते थे पर्टिकुलरली ब्राह्मण कैटेगरी के लोगों को माना जाता है, तो उलेमा के हिसाब से उनको जिजिया देने पड़ता था। एंड इट वाज ऑफन कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन एंड सुपीरियरिटी। ये किया जाता था, मुस्लिम कम्युनिटी की डोमिनेशन को दिखाने का सिंबल था ये, और सुपीरियरिटी को दिखाने का सिंबल था, जिसको उन्होंने अबोलिश किया। फिर पिलिग्रिम टैक्स, तभी पिलिग्रिम टैक्स भी पड़ रहा था, उनको भी उन्होंने अबोलिश किया। एंड प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबल कन्वर्सन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार, जो भी एक युद्ध होने के बाद जो भी प्रिजनर्स बन जाते थे, उनको फोर्सफुली कन्वर्सन किया जाता था मुस्लिम का बनने के लिए, तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने अबोलिश कर दिया। और असेप्टेंस ऑफ मुगल सुजनिटी, फॉलोइंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौर, मोस्ट ऑफ द लीडिंग राजपूत रूलर्स हैड एक्सेप्टेड अकबर सुजनिटी एंड पेड पर्सनल होमेज टू हिम। जब चित्तौर को कॉन्क्वेस्ट उन्होंने कर लिया, उसके बाद बहुत सारे राजपूत रूलर्स धीरे धीरे करके अकबर की सुजनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि अकबर को शायद उन्होंने कभी फेस नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से उन्होंने पर्सनल होमेज भी देना स्टार्ट कर दिया, जो ईयरली कुछ फिक्स किया जाता है, इतना अमाउंट आपको देना होता है। रूलर्स ऑफ जैसलमेर, बीकानेर, ये सब भी मैट्रिमोनियल रिलेशन में अकबर के साथ आ गए और अकबर की सुजनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक रूलर थे, एक राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने ये अलियंस में आने के लिए मना कर दिया और उन्होंने अकबर की सुजनिटी को कभी माना ही नहीं। तो उन्होंने रेजिस्टेंट शुरू से रेजिस्टेंट कर रहे थे। उनके जो ओनली स्टेट विच आर स्टेडीफास्टली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल सुजनिटी, उन्होंने एक ही मात्र राजपूत रूलर थे जो कि ये थे मेवाड़ के, उन्होंने कभी मुगल सुजनिटी को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं। ऑल्दो चित्तौर एंड प्लेन एरिया अराउंड इट हैड कम अंडर मुगल डोमिनियन, उदयपुर हैड एंड द हिली एरिया ऑफ मेवाड़ हैड रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ राणा। तो चित्तौर, हालांकि हो सकता है चित्तौर और उसके आसपास एरिया मुगल साम्राज्य के अंदर आ चुका है, लेकिन ये जो मेवाड़ एरिया थे और मेवाड़ के आसपास जितने सारे हिली एरिया थी और उदयपुर एरिया था, ये सब एक राणा के अंडर में था, जिन्होंने मना किया था, मुगल की सुजनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो 1572 में क्या हुआ, राणा प्रताप, जिनका नाम था राणा प्रताप, उन्होंने सक्सीड किया राणा उदय सिंह। यहाँ पे जो पहले राणा थे उनके नाम था उदय सिंह, लेकिन उनके बाद राणा प्रताप आ गए सक्सेसर। सीरीज ऑफ एम्बासीज, अकबर की तरफ बहुत सारे एम्बासीज भेजा गया टाइम टू टाइम कि राणा प्रताप को सुजनिटी एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन और पर्सनल होमेज पे करने के लिए, लेकिन वो सब कुछ फेल्योर था। तो फाइनली क्या हुआ, एक मान सिंह राजपूत रूलर थे, उनके द्वारा एक भेजा गया, क्या बोलते हैं उसे, एम्बासीज भेजा गया मन सिंह, जो कि राणा प्रताप के कोर्ट में भेजा गया। फॉलोड बाय, उसके बाद आए भगवंत दास, और उनके बाद और एक एम्बासी भेजा गया जिनका नाम था राजा तोदरमल, उनके नेतृत्व में। लेकिन एट वन टाइम एक बार क्या हुआ, इट सीम्स दैट राणा वाज प्रिपेयर्ड फॉर ए कॉम्प्रोमाइज। तो एक वक्त के बाद राणा को लगा नहीं, कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए। उन्होंने क्या किया, ही पुट एन एम्पेरियल रोब सेंड बाय अकबर एंड सेंड हिज सन, उन्होंने क्या किया, अपना जो खुद का बेटा था जिनका नाम था अमर सिंह, उनको भगवंत दास के साथ अकबर के कोर्ट में भेजा, और टू पे होमेज टू अकबर, अकबर को होमेज भेजने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा और एक्सेप्ट हिज सर्विस, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी कुछ फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि राणा जो थे प्रताप सिंह राणा, वो बहुत ही प्राउडी थे और उन्होंने अकबर की हर एक डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और पर्सनल होमेज भी हर एक बार पर्सनल होमेज देने के लिए भी उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो इट सीम्स दैट द मुगल वांटेड टू कीप होल्ड ऑफ चित्तौर व्हिच वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू राणा। तो राणा को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मुगल के पास जो चित्तौर पोर्ट था, उस चित्तौर पोर्ट को वो चाहते थे अपने अंडर लाने के लिए। तो जब मुगल अकबर ये सारी चीज़ों की मतलब इसमें राजी नहीं हुए, तो राणा ने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया अकबर की सुजनिटी। फिर क्या हुआ, तो इस प्रॉब्लम के साथ, इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ स्टार्ट होती है बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ठीक है, जिसमें अकबर क्या किए, 1576 में अकबर अजमेर चले गए और राजा मन सिंह जो थे उनको डेपुटी कर दिया 5000 फोर्स के साथ कि आप जाओ
और इस कैंपेन को लड़ो। राणा के एगेंस्ट एक कैंपेन उन्होंने मतलब घोषणा कर लिया कि एक वार होगा जिसको लीड करेंगे राजा मानसिंह विथ 5000 फोर्सेस। इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस मूव राणा प्रताप सिंह इस मूव को किस तरह से हैंडल करते हैं। उन्होंने जितने सारे टेरिटोरी है अप टू चित्तौर, मुगल की जितने सारे टेरिटोरीज थी चित्तौर के आसपास, उसको सबको उन्होंने डिवास्टेटेड कर दिया ताकि मुगल की जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं उनको एनफ फूड ना मिले और जितने सारे हॉर्सेस और वगैरह जितने सारे एनिमल्स साथ में लेकर वो आ रहे थे उनको फूडर ना मिले। तो इस तरह की कुछ उन्होंने हरकतें की थी। फिर बैटल हुआ। फिर क्या हुआ, एक फ्यूरियस बैटल बिटवीन द टू साइड्स वाज वेस्ट एट हल्दीघाटी। हल्दीघाटी में दोनों के बीच एक बहुत बड़ी युद्ध होती है, जो युद्ध लीडिंग टू कुंभलगढ़ के तक ही जाती, मतलब ये युद्ध लड़ते लड़ते वो कुंभलगढ़ तक चले जाते हैं जो कि राणा की कैपिटल था। अपार्ट फ्रॉम सिलेक्ट राजपूत फोर्सेस, राणा's वैन कंसिस्टेड ऑफ द अफगान कंटिजेंट। देखिए ये जो राणा थे उनके पास थोड़ी बहुत अफगान कंटिजेंट की फोर्सेस भी थी, क्योंकि अफगान फोर्सेस एकदम से कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एरिया में फैल कर थोड़े थोड़े एरिया में रह रहे थे। तो जो राणा प्रताप सिंह थे वो अपने कोर्ट में थोड़ा अफगान फोर्सेस भी रखे हुए थे, जिसको लीड कर रहे थे हकीम खान सूर। ठीक है, तो राणा की फोर्सेस ऑलमोस्ट 3000 के आसपास, लेकिन मुगल की फोर्स थी 5000 के आसपास। तो इस युद्ध के आउटकम क्या हुआ, आउटकम ये हुआ द अनस्लट बाय द राजपूत एंड अफगान्स थ्रू द मुगल फोर्सेस इनटू डिसअरे। तो जो राजपूत और जो अफगान के फोर्सेस थे वो इतना स्ट्रांग हो गए मुगल आर्मी के ऊपर कि मुगल आर्मी को उन्होंने फेंक दिया, मतलब युद्ध में लगभग ही हरा दिया। बट लेकिन ये खबर पहुंचते ही जब अकबर युद्ध में आकर पहुंच गए तो बैटल की सिचुएशन एकदम ट्विस्ट हो गई, मतलब एकदम पलट गई, जिसमें राजपूत को हारना पड़ा, अफगान को भी हारना पड़ा। और ये सब देखते हुए राणा प्रताप सिंह उस युद्ध मतलब यहाँ से भाग गए, एस्केप हो गए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद क्या होता है, क्या सिचुएशन बनी रहती है। थोड़ा मेरे वॉइस पे मत जाइए क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मतलब ठंड के वजह से मेरे गले में थोड़ा खिंच हो रही है। तो क्या हुआ, हल्दीघाटी जब ख़त्म हो गया युद्ध, तब राणा प्रताप किस तरह से रिजल्व करते हैं। ये हल्दीघाटी युद्ध के बाद डिफीट जब हो गए राणा प्रताप, तो फिर भी उनका कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के लिए फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, वो एक इंडिपेंडेंट राज्य संभालना चाहते थे। वो चाहते थे मैं एक इंडिपेंडेंट रूलर बनूं, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा। वो जो मेंटालिटी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं डिफीट होके भी खुद डिफीट नहीं हो पाते, अपने खुद से डिफीट नहीं हो पाते, वही चीज़ थे राणा प्रताप सिंह। तो वो हो सकता है उनके वो हार गए थे, लेकिन फिर भी वो खुद नहीं हार पा रहे थे। तो इसी वजह से हो सकता है कि उनके जो स्टूड करने की, मतलब वार में युद्ध करने की जो वजह थी वो शायद छीन चुका था, वो शायद उससे वो हार चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये था कि मुझे फिर भी स्टैंड रहना है, मतलब स्ट्रांग रहना है और उनके खिलाफ युद्ध करना है। तो बहुत सारे ये युद्ध होने के बाद, हल्दीघाटी होने के बाद, बहुत सारे ऐसे राजपूत स्टेट्स थे जो कि मुगल सुजनिटी को एक्सेप्ट कर गए, मतलब मुगल के अंडर वो चले गए। तो अकबर्स एम्पायर अभी क्या हुआ, बाय अलाउिंग लार्ज मेजर्स ऑफ ऑटोनोमी टू द राजपूत राजास, अकबर एस्टेब्लिश्ड एन एम्पायर व्हिच दोज राजपूत राजास डिड नॉट कंसिडर हार्मफुल टू देयर बेस्ट इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े राजपूत एरिया मुगल सुजनिटी के अंडर आ गई थी, लेकिन फिर भी अकबर ऐसे एक रूलर थे कि वो किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते थे। वो सबको अपने इंडिपेंडेंस देना चाहते थे, अपने हिसाब से राज्य कार्य संभालने के लिए अलाउ करते थे, ऑटोनॉमी देते थे कि आप अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए, आप अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसमें मेरा कोई रोकबंदी नहीं है। तो इसी वजह से क्या हुआ, उनके जो राजपूत राजा थे वो खुद को कुछ हार्म उनको नहीं लगा कि
मुगल साम्राज्य के अंडर रह के हमें कुछ बेनिफिट मतलब कुछ हार्मफुल हो रहा है हमारे लिए या फिर हमारे कुछ बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं, ऐसा उन्हें कभी नहीं लगा। इसी वजह से वो खुशी-खुशी मुगल साम्राज्य के अंदर आ गए थे। फिर अपोजिशन इन मारवाड़, लेकिन यहाँ पे जो राणा प्रताप थे वो भी कहीं न कहीं डिफेंड कर रहे थे और यहाँ पे मारवाड़ मारवाड़ के वो तो मारवाड़ के राजा थे ना, वो जो थे सॉरी मेवाड़ के राजा थे राणा प्रताप सिंह। लेकिन उसके साथ-साथ मारवाड़ जो रीजन के राजा थे वो भी कहीं न कहीं अपोजिशन में आ गए थे मुगल पे। आफ्टर द डेथ ऑफ मालेदो 1562 में मालेदो के बारे में हमने पढ़ा था। तो मालेदो के डेथ होने के बाद उनकी जो सक्सेशन राजगद्दी में कौन बैठेगा, उनके बेटे के बीच एक युद्ध कोल्ड वॉर बनी रही। तो उनके जो यंगर बेटे थे जिनका नाम था चंद्रसेन, हु वाज द सन ऑफ फेवरेट क्वीन, मालेदो की जो फेवरेट क्वीन थी उनकी बेटे थे चंद्रसेन, लेकिन वो यंगर सन थे, वो छोटे बेटे थे। तो उन्होंने गादी को सक्सीड किया। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ मुगल के प्रेशर के वजह से उनको अपने कंट्री के कुछ पार्ट्स को अपने एल्डर ब्रदर को भी देना पड़ा, जिस वजह से प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हुई। आगे जानते हैं। तो अकबर कैसे मारवाड़ की इस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, देखते हैं। तो चंद्रसेन रिबेलियन करते हैं। चंद्रसेन डिड नॉट लाइक दिस अरेंजमेंट एंड आफ्टर सम टाइम रोज इन रिबेलियन। तो उनका देखिए यहाँ पे मैंने मैप प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे मेवाड़ के बारे में हमने पढ़ा, जहाँ पे राणा प्रताप सिंह रेबेलियन कर रहे थे, वार कर रहे थे। हल्दी घाटी बैटल हुआ था अकबर के बीच और राणा प्रताप सिंह के बीच। और उसके बाद मारवाड़ रीजन है, ये मध्य प्रदेश के आसपास की एरिया है, राजस्थान के आसपास एरिया है। इस एरिया की ये जो दोनों की राजा है वो ओनली अकबर के एगनेस्ट उनका रेबिलियन चल रहा था। तो अकबर की ये जो अरेंजमेंट थी कि उनको उनके बड़े भाई को भी कुछ हिस्सा देना चाहिए अपने एरिया से, तो ये उनको समझ में नहीं आया और इसी की वजह से उन्होंने रेबिलियन स्टार्ट कर दी। तो अकबर टुक मारवाड़ अंडर डायरेक्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस रेबिलियन की वजह से अकबर मारवाड़ को डायरेक्टली अपने अंडर ले लेते हैं। और एक रीजन ये भी था कि उन्होंने मारवाड़ को इसलिए भी लेना चाहते थे ताकि गुजरात की जो रूट, गुजरात व्हिच पास थ्रू जोधपुर से लेकर मारवाड़ जाता है गुजरात तक। और एक गुजरात जो सप्लाई होता था उनका मारवाड़ से, जोधपुर से लेकर गुजरात तक, ये एक ट्रेडिंग मतलब पोर्ट था, मतलब सॉरी ट्रेडिंग एरिया था, ठीक है। वो इसी वजह से जो भी उनका कारोबार होता था यहाँ से, जो भी उनका फॉरेन ट्रेड वगैरह होता था सब कुछ। और गुजरात भी एक बहुत अच्छी खासी रिच एक स्टेट थी, जिस वजह से वो गुजरात को भी हथियार कर चुके थे। तो इसी वजह से वो चाहते थे कि मारवाड़ को भी वो अपने अंडर ले ले। तो इसी वजह से उन्होंने उसको डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया और अपॉइंटेड कर लिया राय सिंह बीकानेर को, जिन्होंने जोधपुर को देखने लगे। उनको चार्ज दे दिया जोधपुर की, ठीक है। सॉरी मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं, हम कैरी ऑन करते हैं। तो उसके बाद एक गरिला वारफेयर होते हैं जिसमें चंद्रसेन बहुत वैलियंटली वो युद्ध को लड़ते हैं और एक गरिला वारफेयर भी स्टार्ट करते हैं। ही वॉज हॉन्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन जो मुगल साम्राज्य थी वो बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी अपने आर्मी में, और अकबर भी अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। और जिसी वजह से वो उनको हॉन्ट करते रहे टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, मतलब वो जहाँ पे भी छुपते रहते थे वहाँ से जाकर मुगल ढूंढ ढूंढ के उनको मारते थे। तो इसी वजह से इस तरह से घूमते घूमते फाइनली उनकी डेथ हो गई 1581 में। तो उसके बाद किस तरह से रिजोल्यूशन हुआ उस एरिया का, अकबर उसके बाद क्या किए, वो जो उदय सिंह थे उनके जो बड़े भाई थे, ठीक है, चंद्रसेन, और उनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम था उदय सेन, उनको उन्होंने दे दिया, जोधपुर को कन्फर्ट कर दिया उनके हाथे। तो पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने क्या किया, मैरिड हिज डॉटर, उनके जो बेटी थी जिनका नाम था जगत गोसेन, और उनको हमने निक नेम में जानते हैं जोधाबाई, ठीक है, उनको उन्होंने अकबर को सौंप दिया। तो जोधाबाई के बारे में आप सबको पता होगा क्योंकि ऑलरेडी इसका मूवी आप देख चुके होंगे। बहुत फेमस हुई थी उनकी लव स्टोरी। तो उनको उन्होंने सौंप दिया, आई मीन मैरिज प्रपोजल दे दी। और उसके बाद मैरिज करने के बाद आफ्टर ही दिस ए नंबर ऑफ हिंदू प्रैक्टिसेस और फॉलोड। तो उसको मैरिज करने के बाद योद्धा को
जोधाबाई को। तो उसके बाद अकबर बहुत सारे हिंदू प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लगे और उनके एरिया में आप लोगों को तो पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो उनको डिफरेंट रिलीजियन में भरोसा था। वो कोई भी रिलीजन के लिए इतना इंटॉलरेंट नहीं थे, मतलब रजिस्टर नहीं कर रहे थे। हर एक धर्म को वो मान रहे थे, एक सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रहे थे, जिसके वजह से उन्होंने में भी हो सकता है उनको हिंदू धर्म का कुछ कल्चर अच्छा लगा हो, तो इसी वजह से वो धीरे धीरे हिंदू कुछ प्रैक्टिसेस भी फॉलो करने लगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अकबर की जो राजपूत पॉलिसी उन्होंने अपनाया था उससे बेनिफिट क्या हुआ। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली मुगल एम्पायर के बारे में, तो मुगल एम्पायर का ये बेनिफिट हुआ कि जो जितने सारे राजपूत रूलर्स मुगल सुजर्निटी के अंडर में रहे थे, तो उनको कभी ये नहीं लग रहा था कि हमारी ऑटोनॉमी छीन गई है। उनको उनकी हिसाब से ऑटोनॉमी मिल रहा था, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं चला रहे थे अकबर। वो उन्होंने सबको अपने अपने हिस्से की पावर दे रखी थी। अगर किसी भी प्रोविंस में कोई गवर्नर है या फिर कोई राजपूत रूलर है, उसको उसके हिसाब से अपने एरिया में रूलिंग करना होता था, ना कि अकबर के हिसाब से। तो ये एक बेनिफिट कहीं ना कहीं राजपूत को लगा कि इसी वजह से राजपूत जो रूलर्स थे वो काफ़ी लॉयल थे अकबर के लिए, जिसकी वजह से अकबर को क्या हुआ, एक जो एम्पायर एक्सटेंशन और एम्पायर को कंसोलिडेशन करने में कोई तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने एरिया को एक्सपांड कर पा रहे थे, इसी वजह से, क्योंकि उनको हर एक राजपूत रूलर से सपोर्ट मिल रहा था। तो सेकेंड चीज़, अगर हम राजपूत के बारे में बात करें, राजपूत का क्या बेनिफिट हो रहा था कि उनको जो एम्पेरियल सर्विसेज थी, जैसे कि राज दरबार में बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट में ना उनको एक हायर सर्विसेज में, हायर डेजिग्नेशन में रखा जाता था और इम्पोर्टेंट पोजीशंस भी दिया जाता था। जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए, भगवंत दास थे अंबर के रूलर, जिनको लाहौर के गवर्नर के हिसाब से अपॉइंटमेंट किया गया था, और उनके जो बेटे थे मन सिंह, उनको भी बिहार बंगाल के गवर्नर के हिसाब से अपॉइंटमेंट किया गया था। तो गवर्नर मतलब उनका डेफिनेटली रैंक होगा 5000 या फिर 7000 जैट तक। उनको हमने पढ़ा था ना जाट किस तरह की उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जाट एक था, सवार एक था। तो इसी तरह से उनका रैंक होता था। तो हायर रैंक में इन राजपूत रूलर्स को रखा जाता था। और एक एग्जांपल से, जैसे कि स्ट्रैटेजिक प्रोविंसेस, बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस जो थी मुगल की, जैसे आगरा हो गया, अजमेर हो गया, गुजरात हो गया, ये सब में राजपूत राजा को एक स्ट्रैटेजिक प्रोविंसेस के गवर्नर के हिसाब से पोस्टिंग दिया जाती थी। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो रही थी, इकोनॉमिक में हाई ग्रैंडीज ऑफ द एम्पायर दे वर ग्रांटेड जागीर्स। जागीर्स मतलब क्या कि कुछ मुगल की जितने सारे लैंड्स होते थे, लैंड्स में मुगल साम्राज्य के अधिकार होते थे, वो उनको गवर्नर को ग्रांट दे देते, मतलब गिफ्ट में दे देते थे। तो उस जागीर से, उस लैंड से जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता था, वो क्या करते थे, जो गवर्नर होते हैं या फिर जो भी रूलर्स होते हैं, वो उस लैंड रेवेन्यू से अपना इनकम करके खुद का मेंटेनेंस करते थे। ठीक है, तो उसे जागीर्स बोला जाता था। तो इसी तरह से जितने सारे बड़े बड़े ग्रांडिस होते थे, मतलब बड़े बड़े रूलर्स होते थे अपने इम्पीरियल सर्विस में, उनको जागीर के साथ जागीर ग्रांट दिया जाता था। और इन एडिशन टू दैट, उनको जितने सारे एरिया में वो रूल करते थे डिफरेंट राजपूत रूलर्स, वो हेरिडेटरी हो जाता था। मतलब अब वो अगर रूल कर रहे हैं तो उनके जो वंशधर आते थे, उनके बेटे हो गया, उनके बेटे, तो वो टाइम टू टाइम हेरिडेटरी होके वहाँ पे रूलिंग करते थे। ना कि वो रूलिंग अकबर के हिसाब से होता था कि अकबर चाहे तो किसी को भी वहाँ पे रूल करने के लिए भेज सकते हैं, ऐसा नहीं होता था, हेरिडेटरी हो जाता था। तो ये इसके वजह से क्या हो रहा था, ऑगमेंटिंग देयर रिसोर्सेस, जो एरिया की जो भी रिसोर्सेस है वो प्रिजर्व रहता था, बहुत देर तक सही यूटिलाइजेशन हो रहा था। तो इस तरह की इकोनॉमिक बेनिफिट भी मुगल साम्राज्य को बहुत अच्छी तरह से मिल रही थी। अब अकबर के बाद मुगल साम्राज्य में आते हैं जहांगीर। देखिए, जहांगीर का टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं बस ये आपको बता रही हूँ कि उनके जो पॉलिसी था, राजपूत पॉलिसी, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं राजपूत के साथ उनकी किस तरह की रिलेशन था, इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अकबर के बारे में है,
क्योंकि अकबर से पहले उनके जो हुमायूं थे वो किस तरह की पॉलिसी मेंटेन कर रहे थे, फिर अकबर के टाइम पे किस तरह की पॉलिसी हुआ, और जहांगीर और जहांगीर के बेटे जो थे शाहजहां, वो भी कहीं न कहीं अकबर की वही पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ा रहे थे। जहांगीर की बैकग्राउंड की इस तरह की थी कि उन्होंने भी मैरिज अलायंस को भी, जो मैरिज के करके अलायंस को बढ़ाते थे, जो पॉलिसी था, 1 मिनट, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी मुझे थोड़ा ज़ोर से ठंड लग गई है, तो कोई बात नहीं। तो हम कहाँ पे थे? ठीक है, राजपूत, हाँ, जो मैरिज अलायंस बना रहे थे अकबर, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जहांगीर भी कहीं न कहीं वही पॉलिसी को आगे लेकर जा रहे थे। वो उन्होंने जहांगीर और शाहजहां अकबर के बाद सक्सेसर होते हैं मुगल साम्राज्य के। उन्होंने जहांगीर बहुत सारे राजपूत प्रिंसेस को मैरिज किया था, जैसे कि कछवाहा प्रिंसेस, जोधपुर प्रिंसेस, जैसलमेर प्रिंसेस एंड बीकानेर प्रिंसेस, ये सब प्रिंसेस को भी उन्होंने मैरिज किया था, जो एक उनकी स्ट्रेंथन एम्पावर को, सॉरी, उनकी एम्पायर को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए ये कहीं न कहीं एक बहुत अहम रोल निभा रही थी। फिर उन्होंने जितने सारे राजपूत प्रिंसेस को मैरिज किया था, जितने सारे राजपूत एरिया के साथ उनकी अलायंस बन रही थी, वो उनको एक बहुत अच्छी तरीके से हॉनर कर रहे थे, प्रेस्टीज दे रहे थे। ऐसा नहीं कि उनको एक स्लेव की तरह वो रूल कर रहे थे। जिस तरह से अकबर ये सब चीज़ों को मेंटेन करके आ रहे थे, जहांगीर भी उसी कैटेगरी का चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए आ रहे थे। तो सेटलमेंट विथ मेवाड़, अब लोगों को पता है कि हम मेवाड़ के बारे में पढ़े थे, मारवाड़ के बारे में पढ़े थे। ये जो राष्ट्र थे जो कि मुगल साम्राज्य के इग्नेस्ट में थे, उनको कंप्लीटली ऑटोनॉमी चाहिए थी, वो नहीं चाहते थे हम मुगल सोसाइटी के अंदर रहे। तो तभी मेवाड़ के में जो प्रॉब्लम हो रहा था, उसके साथ अकबर जूझ रहे थे, मतलब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेडिशन भेजे, लेकिन कभी कहीं उनको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला, या फिर कहीं उन्होंने उनको वही मेवाड़ एंड मारवाड़ के राजा के साथ कुछ भी एग्रीमेंट अच्छी खासी नहीं हो पा रही थी। लेकिन वहाँ पे जब जहांगीर की बात आई, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको सेटल किया। तो किस तरह से सेटल किया? अकबर ने लगभग बहुत सारे एक्सपेडिशन भेजे थे अमर सिंह के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू फोर्स हिम टू एक्सेप्ट हिज कंडीशंस। उनके मुगल सोसाइटी को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे जो मेवाड़ के राजा थे, प्रताप सिंह तो पहले थे, राणा प्रताप सिंह, तो उनके बेटे आए अमर सिंह, वो भी उस तरह की मेंटालिटी के थे कि हमें मुगल सोसाइटी के अंडर नहीं आना है। तो लेकिन अकबर बहुत सारे एक्सपेडिशन भेजे हुए थे उनको। जहांगीर भी अपने टाइम पे दो बार उनको एक्सपेडिशन भेजे हुए थे। फिर क्या हुआ, जहांगीर 1605 में अकबर के बाद 1605 में वो राजगद्दी में बैठते हैं। उसके बाद उन्होंने ये इस टॉपिक को, मतलब मेवाड़ को अपने अंडर में लाना है, मुगल सोसाइटी के अंडर आना है, इस चीज़ को उन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया और ठान ली कि मुझे करना ही करना है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया मेवाड़ के अगेंस्ट, और फाइनली 1630 में उन्होंने रीच्ड अजमेर टू डायरेक्ट कैंपेन। उन्होंने खुद एक अजमेर के खिलाफ, मतलब अजमेर जहाँ पहुँचे मेवाड़ के खिलाफ एक कैंपेन करने के लिए। उस टाइम पे उनके जो बेटे थे प्रिंस खुरम, जिनको लेटर शाहजहां भी बोला जाता है, प्रिंस खुरम को, उनका नाम तो पहला खुरम था, फिर उनके नाम शाहजहां हो गया, ठीक है। उन्होंने उनके नेतृत्व में एक कैंप को भेजा मेवाड़ के एगनेस्ट में, और एक माउंटेनियस जो पार्ट है मेवाड़ की, जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स वगैरह है, उस पार्ट से उनको अंदर घुसने के लिए, इन्वाजन करने के लिए उनको ऑर्डर दिया। तो तब क्या हुआ, वो जो मुगल आर्मी के साथ शाहजहां वहाँ पे घुसे, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे डिपॉपुलेशन, उस जगह को एकदम डिपॉपुलेट कर दिया। बहुत सारे लोग भी वहाँ पे मारे गए। उन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चरल जो कल्टीवेशन थी उसको भी रून किया। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ सरदार थे वहाँ पे, कुछ जमींदार थे जिन्होंने मुगल को डिफेक्ट किया, लेकिन बहुत सारे लोगों भी राणा के पास जाकर पहुंचे, राजा के पास, और उनसे पीस टॉक करने की सजेशन भी दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जो अमर सिंह के बेटे थे करण सिंह, उनको उनको जहांगीर की कोर्ट तक
पहुंचाने के लिए, मतलब जहांगीर की कोर्ट को जाने के लिए अमर सिंह ने आदेश दिया। तो भेजा, मतलब अपने बेटे को उन्होंने भेजा जहांगीर की कोर्ट को ये सब सेटलमेंट करने के लिए। और जब पहुंचे उनके बेटे, तो जहांगीर एक बहुत अच्छी तरीके से उनको ट्रीट किया, बहुत अच्छी तरीके से उनको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। और उनको अपने दरबार तक लेके गए, बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी उनको दिए। तो उन्होंने क्या किया, जहांगीर के साथ कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने जहांगीर ने उनको ऐसे भी इंसिस्ट नहीं किया कि जिस तरह की बाकी रूलर्स के साथ करते हैं कि आपको पर्सनल होमेज देना है, ट्राइवुड देना है हर एक साल, या फिर इस तरह की कुछ इंसिस्ट नहीं किया, या फिर ऐसा भी नहीं किया कि आपको हमारे एरिया में कुछ एम्पेरियल सर्विस भी देना है, या फिर आपको कौन सी एरिया में जाकर रूल करना है गवर्नर के हिसाब से, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने ऑफर नहीं किया। एक मतलब जो भी उनका डिमांड था मेवाड़ के रूलर से, जहाँ भी डिमांड था जहांगीर को के पास, जहांगीर सब कुछ एक्सेप्ट किया, ठीक है। उनको मुगल जो मेवाड़ के जो रूलर थे उनको 1500 सावर्स तक उन्होंने उनकी डेजिग्नेशन बढ़ा दी। जितने सारे मेवाड़ के पास टेरिटोरीज था साइड बाय साइड, जो भी मुगल साम्राज्य के अंडर में आ गया था इंक्लूडिंग चित्तौर, वो सब भी उन्होंने उनको लौटा दिया। फिर क्या हुआ, जहांगीर कंप्लीटेड द टैक्स बिगन बाय अकबर। तो फाइनली उन्होंने शायद मुगल सुजर्निटी को एक्सेप्ट करना उनको सही लगा, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी तरह से जहांगीर बहुत अच्छी तरीके से उनके जो पापा स्टार्ट किए थे, अकबर जो भी स्टार्ट किए थे राजपूत पॉलिसी, एक अच्छी तरीके से एक अच्छी ह्यूमन बींग बनकर सबके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर बना के जो एक्सटेंशन कर रहे थे अपने एरिया को, उसी तरह से जहांगीर भी ये सारी चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए अपने पिता के नाम रोशन किए। तो इस तरह से वो राजपूत के साथ अलियंस बना रहे थे। तो इसके साथ हमारा ये राजपूत अलियंस वाला, राजपूत के साथ किस तरह की नेचर थी मुगल साम्राज्य की, वो टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम आगे धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, 1-2 चैप्टर में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी वीडियो कैसा लगा, अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। क्योंकि मैं तो ये गारंटी दे सकती हूँ कि मेरी कंटेंट बहुत अच्छी है और बहुत प्रिसाइजली है। आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जिस तरह से चाहिए वो सब कुछ भी है। तो देर किस बात की कर रहे हैं आप, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इस तरह से बहुत अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे टाइमली। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो।